प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और हम सबका भाग्य कि आज हमारे साथ हैं श्री सतीश मिश्रा जी। सर विख्यात पत्रकार हैं और सर की टिप्पणियों और सर के जो पुराने अनुभव हैं, जिस प्रकार से आज के कॉन्टेक्स्ट में जो पुराना ज्ञान अपना आप मतलब उसको कैसे कोरिलेट करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से कितने कनेक्ट द डॉट्स हैं, उसका मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी दर्शक भी हमारे हैं, दर्शक को भी इच्छा भी रहती है कि आपसे लगातार बातचीत हो। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है सर के साथ, भारतीय न्यायपालिका। पूरी तरीके से हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे क्योंकि घटना पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। घटना वही हुई है दिल्ली में जो यशवंत वर्मा जी के यहाँ पर तथाकथित जो भी कांड हुआ है या नहीं हुआ है। पर एक तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके के फैसले जुडिशरी करती है या जिस तरीके से फैसले नहीं भी करती है सालों-साल, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, दोनों में भारतीय समाज जो है पिसता है। जमात इस्लामी के केसेस तुरंत सुन लिए जाते हैं, लेकिन जब बंगाल में ममता बनर्जी के जीतने के बाद हिंसा होती है, मैं उसको चुनावी हिंसा नहीं कहूँगा, वो विशुद्ध रूप से हिंसा थी और ममता बनर्जी का वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, वो हिंदुओं पर हत्या करके भाजपा के कार्यकर्ता क्या हिंदू ही तो हैं, उनको हत्या-वत्या करके जो है सीधे असम बॉर्डर तक भेज देता है। तो उस पर पीआईएल 3-3 महीने तक नहीं सुनी जाती है। 1984 के दंगों को उस पर सुनकर सुनवाई करके एसआईटी बना ली जाती है, पर 1989 के कश्मीरी पंडितों के जो भी उनके साथ हत्याएँ हुई या जो जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, उस पर एक एफआईआर तक नहीं करती, उसकी सुनवाई नहीं होती। सतीश सर, एक बस बेसिक सवाल, क्या भारतीय न्यायपालिका में भारतीयता है? पहले तो संदीप जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। आपका सवाल इसका बड़ा भारी कैनवस है, बहुत बड़ा कैनवस है और भारतीयता से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर आप भारतीयता के दुश्मन इनको कहें तो कोई समस्या नहीं होगी। और भारतीयता से मैं दर्शकों को बता दूं, मैं सीधे सीधे हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं, 80% सनातन धर्मी रहते हैं, वो वही भारत, तो उनका जो आचरण है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, वही भारतीयता है। ऐसा नहीं कि 82% हिंदुओं का जो आचरण है या जो उनकी संस्कृति है वो अलग है, और जो 18% है वो उनका जो आचरण है, उनकी जो सभ्यता है, वो भारतीयता है। तो ये कोई दिमागी तौर से कोई मूर्ख आदमी ही इसको कहेगा। जहाँ 82% हिंदू रहते हैं और जिन जिन धारणाओं को, जिन मान्यताओं को, जिन परंपराओं का वो पालन करते हैं, वही भारतीयता है। और उस भारतीयता से जिसके आपने न्यायपालिका की बात की, उस न्यायपालिका का कोसों को लेना देना नहीं है, और बल्कि एक तरह से मैंने जो कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये भारतीयता के दुश्मन है। और उसका एक उदाहरण देता हूं कि सबरीमाला मंदिर जो केरल में है, वहां पे कौन दर्शन करने जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये देश का सुप्रीम कोर्ट तय करता है। जरा गौर करिए इसको, कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है। दिवाली पर पटाखे जलाए जाएंगे कि नहीं जलाए जाएंगे, ये देश का सुप्रीम कोर्ट तय करता है। लेकिन इस देश में खुलेआम सड़क के ऊपर हिंसा होती है, भयानक हिंसा होती है। अपने आप को लोहे के जंजीरों से पीटा जाता है, जलाया जाता है, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। वो मुहर्रम इस देश में मनाई जाएगी कि नहीं मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी, इस पर आज तक, आजादी के बाद 78 साल हो गए, आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, कतई टिप्पणी नहीं। क्यों? तो ये और बंबई में जो दही हांडी का प्रोग्राम होता है, वो दही हांडी का प्रोग्राम मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा, वो दही की हांडी कितनी ऊंची टांगी जाएगी, कितनी ऊंची नहीं टांगी जाएगी, उसकी पूजा होगी या नहीं होगी, ये देश का सुप्रीम कोर्ट तय करता है। तो ये हिंदू धर्म के चौधरी कैसे बन गए ये? या तो ये कहें कि ये धुर सांप्रदायिक हैं, इनकी सोच पूरी तरह से सांप्रदायिक है, ये केवल हिंदू मामलों को देखते हैं। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ईसाई के फेस्टिवल पे कहीं कोई फैसला आया हो सुप्रीम कोर्ट का, कहीं किसी सिख के फैसले पे, सिख धर्म के किसी पर्व पे कोई फैसला आया हो सुप्रीम कोर्ट का। जैन है, बुद्ध है, यहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं। और मुसलमान तो मैंने कहा कि उनका तो एक पर्व जो है, अभी मैं बकरीद पे तो आ ही नहीं रहा हूँ, बकरीद नहीं, मुहर्रम का जुलूस लोगों ने देखा होगा, किस तरह से अपने आप को पीटते हैं, खूना खच्चर हो जाता है और उसमें लोगों की मौत भी होती है। तो उस मुहर्रम के जुलूस पर आज तक कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि बंबई के अंदर दही हांडी टांगी जाएगी, कितने ऊंचे टांगी जाएगी कि नहीं टांगी जाएगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है।
तो ये अपने आप में बताता है, इनके चरित्र को बताता है, और ये अपना चरित्र खुद बेनकाब कर देते हैं कि ये मूलतः भारत विरोधी संस्कृति इनकी है। सर एक उदाहरण अपने, जैसे आप, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित जो आपने बातें बताई वो तो बिल्कुल सही है। बकरीद पे टिप्पणी नहीं है, पेटा वालों पे अत्याचार हो गया, मुसलमानों ने पीट दिया, या सरेआम सड़क पे खून बह रहा, उस पर तो इनकी टिप्पणी नहीं है। यदि यह तय किया जाए कि एक बांध बनेगा और बांध जो है देश के वीर, जहाँ पे पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनाई जाएंगी, उस सरदार सरोवर बांध की भी जो है के लिए बनाने के लिए भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जो है से लड़नी पड़ती। वो भी विदेशी जो एनजीओ वाले हैं, वो भारत की प्रगति रोकने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो भारत की प्रगति में भी तो इनका सर बहुत दखल है। जी सर। हाँ, नहीं पहले क्योंकि आपने धर्म को पूछा तो इसलिए मैंने धर्म हाँ। की बात की। जी। बाकी इनका एक तरह से एंटी इंडिया एजेंडा है, जो 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 सामने तथ्य हैं, जो सामने इनके फैसले आ चुके हैं, और उसके बाद जो चीजें उजागर हुई सामने, तो वो बहुत क्लियर हो जाता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं जो बांध रोकने वाली, उस समय संभवतः अल्तमस कबीर थे इस देश के चीफ जस्टिस, जिनके पास वो मामला गया था, और वो मामला लेकर जाने वाली थी मेधा पाटकर। और दर्शक जान लें कि जो हमारे यहाँ वो सरदार सरोवर बांध बना है, इसके लिए पूरे लगे हुए थे कि ये बांध न बनने पाए, और उसका उसका झंडा उठाया था मेधा पाटकर ने। और अंततः जब उसको लगा कि हम नहीं रोक पाएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और तो वो फैसला उसके अनुकूल आ गया। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है कि कांग्रेस की ही एक सांसद, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, देखिए उनका कोई पटेल थी वो, कांग्रेस की एक सांसद ने बाकायदे सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि ये विदेशी साजिश है और इस साजिश में दोनों आदमी शामिल है और इसकी जांच करके इसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सांसद थी, उसने चिट्ठी लिखकर तो बात कर दी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसमें जो इंग्लैंड से एनजीओ था, वो एनजीओ पूरा फंड कर रहा था उस विरोध को, और मेधा पाटकर को पैसे दे रहा था। और जब वो फैसला आ गया, तो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ संदीप जी, दर्शक से बता दूं कि ये उसके बाद में ये मेधा पाटकर के ईमेल जो है सारे खुल गए थे और वो वायरल हुए थे कि उस एनजीओ ने पूछा था कि ये जो जिन जिन लोगों ने हमारे लिए मदद की है इस मुकदमे में, और जो जज है, इनको हम कैसे फेलिसिटेट कर सकते हैं, इनको कैसे हम सम्मानित कर सकते हैं, कैसे इनको ओबलाइज कर सकते हैं। और उसमें जो मेधा पाटकर का जवाब था, वो अपने आप में सब कुछ बता देता है कि मेधा पाटकर ने कहा कि नहीं, ये आना पसंद भी नहीं करेंगे, और अब ऐसा अगर हम करेंगे तो संभवतः हम लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो ये मेधा पाटकर का जवाब था, तो बेनकाब हो जाएंगे तो मतलब सीधी सीधी बात यह है कि मिली भगत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे और तुम इस पर ऐसा फैसला दे देना, और सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से मना कर दिया गया था। तो ये तो आपने एक मामला देखा जो बांध की आपने जिक्र किया। इसके अलावा एक दूसरा बताता हूं मैं, अब जरा इसमें धर्म का एंगल देखिएगा। वहां अल्तमस कबीर है, और 1990 से 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, ये सब जानते हैं। और ये कोलेजियम सिस्टम भी 93 से आया है। तो लालू प्रसाद यादव जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक वकील का नाम रिकमेंड किया कि इनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। और वो मुख्यमंत्री के रिकमेंड से, दर्शकों से मैं बता दूं, कोलेजियम को लेके हम लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन कोलेजियम भी बहुत ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोलेजियम डायरेक्ट किसी के सिलेक्शन कर ले। उसके पास जो जज बनाने की रिकमेंडेशन है वो जाती गवर्नमेंट से ही है, इसको समझिए आप। तो लालू प्रसाद यादव ने जज का रिकमेंड किया था, उस जज का नाम था आफ्ताब आलम। ये लालू यादव की प्रोडक्ट थे, लालू यादव की पसंद थे। इससे जरा पहले इनके चरित्र के बारे में समझ लीजिए। और वो लालू आफ्ताब आलम बाद में 2007 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, मतलब जरा गौर करिए कि उसको 2007 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो 2007 की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उस समय वहां पर आतंकवादियों के मुकदमे, पाकिस्तानी जो पकड़े गए थे उनके मुकदमे, सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई था तो वो इस समय जम्मू कश्मीर था। और आफ्ताब आलम का चरित्र क्या था, ये अभी आगे वाले घटनाक्रम से आप जानेंगे कि 2007 में वो जम्मू कश्मीर का चीफ जस्टिस बना। बाद में उसको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में 2010 में संदीप जी कि 2010 में उसने पहला फैसला दिया अमित शाह के खिलाफ।
और सोहराबुद्दीन हत्याकांड में दिया। इसको जरा गौर करिए। और उनको दोषी ठहरा, मतलब ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको पकड़ा जाए। और जैसे ही फैसला दिया वैसे ही अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया 2010 में। जुलाई 2010 में उनको गिरफ्तार किया गया था और अक्टूबर में वो छूटे, यानी 3 महीने बाद जब वो छूटे, तो जैसे ही वो छूटे फिर आफ्ताब आलम ने निर्णय दिया कि जो आज तक ये विरोधी कहते रहते हैं इंडी गैंग जो है, कि वो जो तड़ी पार कहता है अमित शाह को, वो तड़ी पार केवल आफ्ताब आलम के कर्म से कहता है, क्योंकि आफ्ताब आलम ने जो तड़ी पार वाली बात है कि आप गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये फैसला आफ्ताब आलम ने दिया था। और उसके बाद भी उसको शांति नहीं हुई तो 2012 में उसने एक आदेश और दिया कि अमित शाह पे जो मुकदमा है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर वाला, उसकी सुनवाई गुजरात में नहीं होगी। और वो फिर 2012 में बंबई में उसकी सुनवाई हुई। हालांकि बाद में 2014 में बिल्कुल बाइज्जत बरी हुए अमित शाह। तो आप जरा सोचिए कि एक आतंकवादी के लिए, क्योंकि वो मुसलमान था, और बिल्कुल इसमें क्योंकि जो चीजें सामने हैं वो खुल के बोली जा सकती हैं, कि जो मुसलमान था सोहराबुद्दीन, उसके लिए एक मुसलमान जज जो है इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि उसने अमित शाह को 3 महीने जेल भेजा। जेल से छूट गया तो कहा तुम घर नहीं जा सकते, और जब इससे भी उसको शांति नहीं मिली तो उसने कहा कि 2012 में आपको महाराष्ट्र में मुकदमा आपका चलेगा। और ये याद रखिए संदीप जी कि जिस समय आदेश किया गया 2012 में, तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस की सरकार वहां अक्टूबर 2014 में बदली है। तो उसको कोई ऐसा उसने प्रदेश ढूंढा था जहां पर शरद पवार बैठा, तो शरद पवार के संबंध कैसे हैं, कहाँ हैं, वो हम लोग का विषय बदल जाएगा। लेकिन इसको जरा समझिए कि शरद पवार एक ऑक्टोपस की तरह है कि वो चारों तरफ वो फैला के रखता है पंजे। तो वो निश्चिंत थे कि वहां पर भी जुडिशरी उसी तरह से काम करेगी जैसा वो चाहते हैं, और उसकी वजह से वहां महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन वो केवल एक हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू माइंडेड जो विचारधारा है उसके खिलाफ वो कैसा था आफ्ताब आलम, उसके कर्म और भी हैं कि वो बेटी के एनजीओ में भी बहुत पैसे आ गए थे, इनकम टैक्स वगैरह में बेटी के इनकम टैक्स रिटर्न जो है करोड़ों रुपए के हो गए थे। मैं अभी जो अगला बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा उसकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा देता है, धज्जियां। कि उस आदमी ने संजीव भट्ट जो गुजरात का आईपीएस अफसर था, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी जब सुप्रीम कोर्ट का वो जज था। और आपको ताजुब होगा कि आज की तारीख में वही संजीव भट्ट 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। और उस पर मुकदमा था कस्टडी में हत्या करने का। एक आदमी का उसने वसूली के लिए अपहरण किया था, अपने कस्टडी में उसको मार डाला था, और उस पर उसको उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन जब आफ्ताब आलम बैठा था तो उसने कहा था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, उसने पूरी तरह मुक्त कर दिया था। दूसरा नंबर तीस्ता सीतलवाड़, जो पूरी दुनिया जानती है कि उसका गोरख धंधा क्या था। और उसने गुजरात दंगों के जो पीड़ित थे उनके नाम पर चंदा लेकर कराची में जाके शराब खरीदी, कराची में जाके सेंट खरीदा, और पूरी दुनिया घूमी और वो पकड़ में आ गया है सारा। लेकिन उसने तीस्ता सीतलवाड़ पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तो ये चरित्र है हमारे यहाँ जुडिशरी का। इसको क्या बात करेंगे हम? जी सर, आपने इसकी बात की, संजीव भट्ट को भी इसीलिए प्रोटेक्शन मिला जुडिशरी से क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ वक्तव्य दे रहा था, गुजरात दंगों में उनको फंसाने का प्रयास कर रहा था। वो शाह और मोदी जी का। हाँ, वही संजीव भट्ट की भी कहानी है, वही कहानी तीस्ता सीतलवाड़ की भी है, और वही कहानी अमित शाह की भी। क्योंकि अमित शाह बिल्कुल चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उनको केवल एक ही उनके ऊपर था कि किसी तरह से वो मोदी के खिलाफ कुछ गलत बात बोल दें, कोई गलत गवाही दे दें, ताकि मोदी को फंसा दें, वो देश के प्रधानमंत्री ना बनने पाए। और वो काम अमित शाह ने नहीं किया। दुनिया भर के उन्होंने अत्याचार सहे हैं। मुझे तो कुछ एक पुलिस अधिकारी है वो बताते हैं कि उन 3 महीनों जब उनको जेल में रखा गया है तो कैसी प्रताड़ना दी गई। लेकिन क्योंकि वो सामने नहीं आया तो उसको मैं खुल के बोलूंगा नहीं। लेकिन उस आदमी को आज अमित शाह को हम लोग गृह मंत्री के रूप में देखते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए जो यातनाएं दी गई थी 3 महीने तक, वो बड़ी सोची समझी थी। कोई भी सामान्य आदमी उसमें टूट जाता है, वो टूटे नहीं। तो उनको दंड भोगना पड़ा, उनको तड़ी पार कर दिया गया, उनका मुकदमा ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे दुनिया के मुकदमे जो जहां होते वहां लड़े जाते हैं। गुजरात में उस समय भी मुकदमे चल रहे थे, लेकिन अमित शाह का मुकदमा उसने गुजरात से उठाकर बंबई ट्रांसफर कर दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट में। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और वो जज
वो जज निश्चित तौर पर राजनीति प्रेरित नहीं था, वो पूरी तरह से राजनेता ही था। और ये मैं जहां से मैंने शुरू किया था उसी बात को आप आगे समझिए कि एक जज वो कितना ईमानदार रहा होगा कि जो राजनेता पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि जंगल राज का जनक, जुडिशरी की धज्जियां उड़ा देने वाला, वो लालू यादव, और वो पसंद करके भेज रहा था कि इनको जज बना दो हाई कोर्ट का, और बाद में कांग्रेस की सरकार बन गए। तो ये पूरा नेक्सस बताता है कि कैसे कैसे लोग जुडिशरी के अंदर आ गए और आज की तारीख में कलंकित कर रहे हैं, बुरी तरह से कलंकित कर रहे हैं। आपने सर इंडिविजुअल लोगों के नाम बताया कि एक आपने उदाहरण दिया, उसमें चूंकि एक इंडिविजुअल अल्तमस कबीर और ये आफ्ताब आलम की बात हुई और मोदी शाह के खिलाफ हुआ। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आम हिंदू जनता के लिए कोई मोह है क्या? आम हिंदू जनता के केसेस तो बिल्कुल नहीं सुनते, जबकि रोहिंग्या के लिए इनकी जेलें जो है तुरंत कोर्ट्स तुरंत खुल जाते हैं। जहांगीरपुरी का सेटलमेंट हो या बुलडोजर न चलाना हो या हल्द्वानी का न चलाना हो, या ये कि रोहिंग्या को घर बसा के दे दीजिए तब उनको हटाइए। और मुसलमानों के केसेस तो ये मतलब मुसलमानों को फेवर के केसेस इनके पास बहुत जल्दी इनकी सुनवाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और आम हिंदू जो है मर खप जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर सुनवाई नहीं है। इसके भी तो बहुत सारे उदाहरण है सर। जी, बहुत सारे उदाहरण भी, बड़े लंबे उदाहरण है संदीप जी। और ये केवल हिंदू नहीं, केवल जितने गैर मुस्लिम है उसके ऊपर इनके न्याय का हंटर बड़ी कठोरता से चलता है। याद करिए कि 1984 जो सिख दंगे हुए, जहां पे लोगों को जिंदा जला दिया गया और एक आध हत्या नहीं हुई, 3000 हत्याएं हुई। और ये तो सामने है हम लोगों के तथ्य कि 2014 तक किसी को सजा नहीं हुई थी, कांग्रेसी नेताओं को सजा नहीं हुई थी, वो बकायदे संसद सांसद होते रहे, मंत्री होते रहे, पूरी मौज उन्होंने सत्ता की ली। जब प्रधानमंत्री मोदी आए दोबारा उनकी फाइलें खुली और जब उसकी सुनवाई हुई तो उनमें दंड पाया। सज्जन कुमार उसका सबसे सामने उदाहरण है। लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग मर गए, क्योंकि उम्र उन्होंने पूरी कर ली थी। तो आप 1984 का दंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान में जू नहीं रहेंगी। और बताता हूँ उससे ज्यादा दिल्ली की भयानक घटना थी, ये दिल्ली की घटना थी। दिल्ली की घटना थी, नाक के नीचे थी, और 3 दिन के अंदर 3000 लोगों का कत्ल हुआ था। तो अब आप सोच लीजिए कैसा अराजकता रही होगी 3 दिन तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ध्यान नहीं आया। और उससे ज्यादा भयानक बता रहा हूं संदीप जी कि 1989 का लास्ट और 1990 का शुरुआत, कश्मीर से 5 लाख हिंदू भाग गए और उनके साथ भी सड़क पे उनका कत्लेआम, सड़क पर उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, सड़क पे उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई जो आज तक लूटी हुई है। क्या आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया हो, या सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को कोई डायरेक्शन दिया हो, या सुप्रीम कोर्ट ने उन हत्यारे आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? यासीन मलिक 2014 तक इस देश में दामाद बन के घूम रहा था, देश का प्रधानमंत्री उसको बुलाकर अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित कर रहा था, उसको गिफ्ट दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो मामला 5 लाख हिंदुओं का था। अगर 5 लाख मुसलमान भगाए गए होते कहीं से तो वो लगता कि सर इन्होंने आसमान जो है सर पे उठा लिया है। ये इनका चरित्र है, जो ये पुरानी घटनाएं बताती हैं कि किस टाइप के लोग रहे हैं ये। सर उन कश्मीरी हिंदुओं में तो एक हाई कोर्ट का जज भी मारा गया था, उसको भी नहीं दे पाए, जबकि इन्हीं का आदमी था। आप हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का जज मारा गया, एयरफोर्स के अफसर मारे गए, आर्मी के अफसर मारे गए। तो और आपका टेलीकॉम का जो बीएसएनएल, जिसे हम आज की तारीख में कहते हैं, तो बीएसएनएल नाम नहीं था, कुछ टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहते थे, वहां का जीएम मारा गया। अपहरण हुआ, बेटियों का अपहरण हुआ, बहनों का अपहरण हुआ। लेकिन कभी मैंने नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई उस पर हस्तक्षेप किया हो। बल्कि अगर आपको याद हो तो संभवतः कोई पीआईएल लेके पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब इतना पुराना मुकदमा खोलने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये है इनका दोगलापन जो बहुत साफ झलकता है। और ये जितने तथ्य हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शकों को बोल दूं कि चाहे हम और संदीप जी बात कर रहे हैं, हम लोग कोई लफाजी की बात नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहे, ये आपको तथ्यों से अवगत करा रहे हैं। ये तथ्य हो चुके कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से गढ़ के हम लोग कोई कहानी सुना रहे हैं। तो ये सारे, और मेरा चैलेंज है कि जो ये सन 47 से लेकर 2025 यानी 78 साल होंगे, 78वां साल चल रहा है हमारी आजादी का, कि एक मुकदमा ऐसा बताइए जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई फैसला दिया गया हो। और जरा इसमें एक और जोड़ दूं मनीष जी, संदीप जी, कि 1987
हाँ 1987 या 86 में जो फैसला आया था शाहबानो का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साहस दिखाया था कि चलो ये इसको तलाक का वो हर्जाना मिलना चाहिए जो लेकिन उसको जब राजीव गांधी की सरकार ने जाकर संसद में बदला तो कहीं आपने सुना कोई कि विरोध का स्वर उठा हो सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा फैसला कैसे बदल रहे हो? कहीं बिल्कुल शांति थी, एकदम चुप्पी हो गई, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे रंगनाथ मिश्रा, वो जिन्होंने दिल्ली के जो नरसंहार हुआ था, हत्याकांड कहना तो गलत होगा, नरसंहार हुआ था, 3000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, उन महाशय ने बाद में कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी थी, कांग्रेसी नेताओं को क्लीन चिट दे दी थी। तो इस तरह का चरित्र आज का नहीं, ये 40 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, जब 1984 और आज हम 2025 में हैं। तो ये लगातार, और उसका कारण यह है कि पूरी तरह से वामपंथ प्रेरित, वामपंथ पोषित और कांग्रेसी भ्रष्टाचार से जो निकलती थी फसल, वो फसल, हाँ वो फसल हमको काटनी पड़ी है आज तक। सर ये तो इन्होंने बहुत रिसेंटली भी किया है। 2021 में जब बंगाल में हत्याकांड हुए थे ममता बनर्जी के बाद, PIL नहीं सुनी? 2021 में ममता बनर्जी के जीतने के बाद जब हत्याकांड शुरू हुए, रेप हुआ, संदेश खाली हुआ, सब कुछ हुआ, 3-3 4-4 महीने तक PIL नहीं सुनी सर। क्योंकि हिंदू मारा जा रहा। आप तो PIL थोड़ा आगे की बात करें, इनके जरा सुओ मोटो एक्शन के जो इनके अगर पुराना इतिहास निकालिए तो जो कुछ बंगाल में हो रहा था 2021 के चुनाव में कि सड़कों पे बलात्कार, सड़कों पे हत्याएं, और ये चीजें कोई ऐसा नहीं कि कहीं सुनी थी, इसके बाकायदे वीडियो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, तब आपने सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? और जब कोई PIL लेके पहुंचा तो आपने कहा भगा दिया कि नहीं तुम जाओ सुप्रीम हाई कोर्ट जाओ। तो ये क्या बताता? और ये दर्शक अच्छे से जान ले कि वो जिसका जिक्र कर रहे हैं संदीप जी, वो जो घटनाक्रम था वो पूरी तरह से मुसलमानों द्वारा ही किया जा रहा था, ये भी बहुत स्पष्ट है। वो TMC के समर्थक तो थे लेकिन थे वो मुसलमान। तो इस तरह के जो घटनाक्रम हुए तो उस पर कभी कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं, और हिंदुओं के खिलाफ लगातार फैसले आ रहे हैं। सुओ मोटो एक्शन तो छोड़ दीजिए, लगातार फैसले आ रहे हैं। अभी बस रिसेंट जो 2 कांड हुए, एक दिल्ली घेर ली गई सो कॉल्ड किसान खालिस्तानियों द्वारा, 1 साल घेर शाहीन बाग इनकी नाक के नीचे फिर हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा में चूक क्या थी वो तो बहुत बड़ी घटना थी, उस पर भी इनके कुछ ऐसे ही रवैये रहे सर। नहीं, वो दिल्ली घेरी कहाँ गई थी? दिल्ली घेरा गया होता वो एक अलग बात है। दिल्ली में लाल किले पर हमला हुआ था और बाकायदे पूरे देश ने देखा, टेलीविजन पे देखा है कि लाल किले पे हमला हुआ, देश का तिरंगा अपमानित किया गया, लेकिन इन्होंने कोई उस पर आज तक कोई इनकी टिप्पणी नहीं है। और जिस बात की आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश थी वो बहुत क्लियर था, और उस पर तत्काल केंद्र सरकार जब सक्रिय हुई और वहां के पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजा गया, वहां की सरकार को नोटिस भेजा गया और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया, तो उनका कोई जवाब आता उससे पहले सुओ मोटो का सुप्रीम कोर्ट कूद गया था। ये जो सुओ मोटो की मैं बात कर रहा हूँ, जरा उससे याद करिए कि यहाँ पे कोई कहीं सुओ मोटो नहीं होता, और वहां पे सुओ मोटो एक्शन उन्होंने ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम इस पर कोई जांच नहीं करोगे, तुम इस पर कोई फैसला नहीं करोगे, इसकी जांच भी हम करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश थी, और इसका फैसला तो हम करेंगे ही करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट है। और उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई, जरा पाखंड देखिए, और उस कमेटी ने 3 महीने के अंदर इनको फैसला दे दिया अपना कि ये मामला है। लेकिन उसका वो फैसला आने के बाद जनवरी में घटना हुई थी, मार्च में फैसला उन्होंने उस कमेटी ने अपना दे दिया था जांच करके, और उसके बाद लगातार 1 साल तक ये उस रिपोर्ट पे चुप्पी मारे बैठे रहे, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। क्यों? और उसके बाद जब बड़ा जोर डाला गया, बड़ा हल्ला मचा, राजनीतिक हल्ला मचा, तो वहां इंस्पेक्टर रैंक के कुछ अधिकारियों को, कुछ सिपाहियों को हल्का फुल्का जैसे डिपार्टमेंटल पनिशमेंट होता है वो देकर वो मामला रफा दफा कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री की देश के हत्या की साजिश और उसके साथ इस तरह का फैसला। लेकिन और जरा ये आपने अच्छी याद दिला दी, मैं आगे एक और घटनाक्रम बताता हूँ जिसके ऊपर पूरे देश और दुनिया में तहलका मचा। वो जो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी कि ये जांच करेगी कि जो किसान बिल आया है, जो केंद्र सरकार लाई है, ये गलत है या सही है, इसकी जांच करेंगे। और आपको ताजुब होगा कि जब उस कमेटी ने जांच की तो देश के 85% किसान
उस बिल के समर्थन में थे। ये उस कमेटी की रिपोर्ट में है। और बाकी इन जितने किसान आंदोलन तथा कथित जो खालिस्तानी गुंडे, मैं कहता हूँ उनको, किसान तो थे ही नहीं, 85% किसान तो उसके समर्थन में थे। इन गुंडों के सुनवाई करते हुए या इनके 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 हितों का ध्यान रखते हुए आपको ताजुब होगा संदीप जी कि ये घटना है 2020 की, और 2020 में 3 महीने के अंदर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। और दर्शक इसको जाने कि 2020 से आज तक वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक नहीं की है। उस पर कोई फैसला करना या उस पर कोई फैसला सुनाना वो तो बड़ी दूर की बात है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको सार्वजनिक नहीं किया है। ये नहीं बताया है कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या था, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या थी, और वो चुपचाप उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। क्यों? किसको बचाना चाह रहे हो, किसको छुपाना चाह रहे हो? वो तो उस कमेटी के जो 3 वकील थे जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था, उनमें से एक ने उसने कहा कि जो हमको ये कमेटी बना दी गई थी तो हमारे पर 1 साल की शर्त थी कि हम अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद 1 साल हम चुप्पी रखेंगे। तो हमने 2-3 साल चुप्पी रखी। अब मैं बोल रहा हूँ तो उन्होंने पूरा खोल के रख दिया। लेकिन उनके खोलने के बावजूद आज तक सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करता कि उसी की बनाई हुई कमेटी, तो उसने क्या रिपोर्ट दी थी किसान आंदोलन पे। तो जो आपका जो शुरुआती सवाल था कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता, उससे जुड़े हर मामले में ये दुश्मन की निगाह से देखते हैं और दुश्मन की ही तरफ फैसला करते हैं, और ये पूरा इनका पिछला इतिहास बताता है। जी। और सर, अगर किसी क्रिश्चियन मिशनरी पर कुछ हो जाए, रेप आरोप हो, तो उसको तत्काल बेल वेल दे दी जाती है। जितने भारत के जितने एक से एक कांड करने वाले, उन लोग को जमानतें देने में इनका जो है, और कितना लंबा मामला हम खींच सकते हैं अगर वो हिंदू के फेवर का है। राम जन्मभूमि का फैसला सर, कैसे टांग टांग के दिया राम इन्होंने। जन्मभूमि का तो फैसला देखिए, वो हम्म। उसका तो एक उदाहरण वो भी कि अगर मोदी ना होते तो मंदिर आज भी ना बना होता। और उसका तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है कि 2010 में संभवतः अक्टूबर 2010 में लखनऊ बेंच ने फैसला दे दिया था हाई कोर्ट की, और उसके तत्काल एक 15-20 दिन के बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे अक्टूबर 2010। और आपको ताजुब होगा कि 2015 तक वो फाइल पलटी नहीं गई थी कि उस फाइल में जो उन्होंने अपील की है, तो 5 साल तक उस पर सुनवाई होना तो बड़ी दूर की बात रही। इन्होंने फाइल पलट के भी नहीं देखी थी। वो जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं केंद्र में, तब वहां पे उन्होंने जब रुचि लेनी शुरू की, केंद्र ने हस्तक्षेप शुरू किया, तब इन्होंने उसको पलटा है। तो वो तो बिल्कुल खुली किताब थी कि फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में होना ही था। सबूत सब चीख चीख के बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने पूरा प्रयास किया था। 5 साल तक ये सोते रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्या उस दौरान कोई सुनवाई नहीं हो रही थी? लेकिन इन्होंने उन अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं की थी। लेकिन आप जरा इससे ज्यादा भयानक एक और देखिए कि नूपुर शर्मा पे जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी, वो महिला पिछले 5 साल से अपनी जान के लिए परेशान है। उसकी जान को खतरा पैदा कर दिया इनकी टिप्पणियों ने। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे थे कि उनके पीछे पड़ गए सब जितने जिहादी और कट्टरपंथी तत्व थे। लेकिन आपने कभी सुना कि वो जिसने कन्हैयालाल की गर्दन बकायदे वीडियो बनाकर काटी, गले में चाकू चलाया, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया इन्होंने आज तक? वो वहीं पुलिस पकड़ रही है, वहीं पर मुकदमा चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कहीं को टिप्पणी कर देते। तो वो कट्टरता इनको नजर नहीं आती। और नूपुर शर्मा वाले मामले में तो जो कोई नूपुर शर्मा के साथ जो बहस कर रहा था तस्लीम रहमानी, उसने उससे ज्यादा भद्दी बातें भगवान शिव के लिए की थी, बाबा विश्वनाथ के लिए की थी। उसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोला न्यायाधीशों ने। लेकिन नूपुर शर्मा पे इतना जहरीला और इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया कि वो महिला पिछले 5 साल से अपनी जान बचाते घूम रही है इन जिहादियों से। सर, जिसने क्लिप काटा था नूपुर शर्मा जी का, क्लिप काट के कतर को, पता नहीं मोहम्मद जुबैर नाम का जो क्लिप कट हुआ है, उसको जब एक बार यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको न सिर्फ जमानत दी, बल्कि फोन करके ये कहा कि शाम के 6 बजे तक ये छूट जाना चाहिए। ये एक रात भी यूपी पुलिस की हिरासत में नहीं आना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का, मैंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा इनका लगाव है। जुबैर तो कोई नेता भी नहीं है सर, कुछ नहीं है। व्हाट इज ही? मुसलमान तो है। वहां पे जो कश्मीर में जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं को भगाया था, तो वो मुसलमान थे ना। तो न तो तब कोई स्लो मोटो एक्शन लिएगा, जब कोई पहुंचा तो कहने तो बड़ी देर हो चुकी है, इस बात का कोई फायदा नहीं है। तो ये इनका रवैया रहा है।
और इसको बदलने में मेरा अपना मानना है कि अभी तक मोदी सरकार भी असफल रही है। ये अभी मनमानी चल रही है। अभी आपने जो ताजा, उस पर वो हम लोग का विषय नहीं था, अभी जो ताजा देखा है आपने कि बोरा बोरा मतलब 5-5 6-6 बोरा नोट बरामद हो रहे हैं घरों से, और उसके बाद बेशर्मी से पहले ये बयान आता है कि अफवाहें मत फैलाएं, अफवाहें मत फैलाएं। मगर वो तो जब सामने आ गया, वीडियो सामने आ गया, जले हुए नोट सामने आ गए, बोरे आ गए नोटों घर के के भरे सामने हुए, सर नोट उड़ रहे हैं। नोट उड़ रहे हैं, तब तब अब जो है और दुनिया भर के कुचक्र किए जा रहे हैं, और वो आदमी छूट जाएगा, वो आदमी छूट जाएगा। और चलते चलते आपको याद दिला दूं कि आज ही एक फैसला और आया है, और वो और शर्मनाक फैसला है कि ये चंडीगढ़ की कोई निर्मल यादव जस्टिस थी, 16 साल पुराना मामला है, और उनके घर 15 लाख रुपया लेके गया था, वो घूस उन्होंने मांगी थी, और उसके घर घूस पहुंचाने जो व्यक्ति गया उससे गलती ये हो गई कि वो निर्मल यादव के बजाय निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गया, जो दूसरी जस्टिस थी, और वहां दे दिया। उन जज साहिबा ने भी रख लिया पैसा। जरा गौर करिए कि वो भी कोई बहुत ईमानदार नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये मामला जब उछला और सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने दोषी पाया, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल की, और आज उसके बाद वो मुकदमा एक तो 16 साल चलाया गया। मतलब जरा गौर करिए कि इस तरह के मुकदमों में 16 साल कौन सी सुनवाई होनी थी। लेकिन 16 साल बाद आज जब फैसला आया है तो वो दोनों जज बरी कर दिए गए हैं, और साथ में उनके साथ जो 15-16 लोग थे जो पूरे सिस्टम में थे, उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो अब ये न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नंगाई हो रही है, ये तो फैसला दर्शकों के ऊपर है कि वो तय करें। सर वो अतुल सुभाष बेचारा जौनपुर की जज का नाम लेकर मरा, वो हाँ डाइंग वो स्टेटमेंट लिख के गया रीता कौशिक जी का, कुछ नहीं। हाँ, क्या कार्रवाई है उनके ऊपर? तो वो, और जबकि कहा जाता है इन्हीं के जो न्याय संहिता है उसी के अंदर ये माना जाता है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। वो डाइंग सबसे बड़ा डिक्लेरेशन, सबूत होता है, सबसे डाइंग बड़ा सबूत। डिक्लेरेशन, हाँ डाइंग डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइनल माना जाता है, और वो आदमी मरते हुए कह के गया, लेकिन उसके ऊपर कोई मतलब है ना, जो सुओ मोटो एक्शन है, कहीं कोई मतलब नहीं है। वो आज भी रीता कौशिक जज है। जी। और बाकी तो सर हम लोग जो न्याय के कुचक्र में फंसे हुए हैं कि भाई साल साल कई केसेस चल रहे हैं, कितना महंगा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना या लड़ना। वो तो एक आम जीवन, एक आम आदमी अपना झेल ही रहा है या झेलता ही है, वो तो एक अलग कहानी है। तो इसी पर मैं एक आखिरी टिप्पणी जी सर। हाँ, मैं आपने को कह दिया तो वही आखिरी टिप्पणी मेरी समझिए कि आपने सुना होगा जो बड़े बड़े वकील हैं कि इनकी 65 लाख रुपए फीस है एक पेशी की। एक पेशी की बता रहा हूँ कि ये 65 लाख रुपए लेते हैं, 50 लाख रुपए लेते हैं, 45 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो 45 लाख रुपया वो लेते हैं 2-3 घंटे के? तो नहीं 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 नहीं, 5 मिनट खड़े होने के सर, मैंने 10 मिनट कहा हाँ। खड़े होने के। हाँ। हाँ, तो आप तो और घटा रहे मत करो, मान लीजिए 2-3 घंटे भी लगते हैं, तो 65 लाख 45 लाख रुपए क्यों लेते? कभी सोचा आपने? वो केवल इसलिए है कि जब वो 65 लाख वाला वकील खड़ा होता है तो उसको मालूम है कि इसमें कितना शेयर मेरा है, कितना शेयर सामने वाले का है, और उसी हिसाब से फैसले होते हैं। ये है 65 लाख रुपए फीस की सर एक कहानी। आपको, अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊं सर, आपसे भी एक जानकारी साझा करना चाहूंगा, कहीं से मुझे पता चला। अब अगस्त 2024 में फ्लिपकार्ट की डील सर, फ्लिपकार्ट बिक गई वॉलमार्ट के हाथों और उसको बेचा टाइगर ग्लोबल ने। तो कम रेट पर शेयर खरीद के ज्यादा रेट पर बेचने का जो बीच का प्रॉफिट होता है, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है सरकार का। टाइगर ग्लोबल को सुनने में आया कि यही जज साहब ने 30,000 करोड़ का रिलीफ दिया था, स्टे लगाया था कि नहीं आपको इतना बड़ा टैक्स नहीं देना है। जनवरी में उस पर स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। पर ये भी कहानी है सर, और ऐसे तो कॉर्पोरेट केसेस कितने होते हैं जी। इसीलिए तो बोरा बोरा भर के नोट मिल रहे हैं, 6-6 7-7 बोरा मिल रहे हैं, और ये तो एक जगह का है जो घर पे रखा। तो मेरे ख्याल से ये तो गड़बड़ी ये हो गई कि ये पैसा भी कहीं ट्रांसफर होना था, वो उसी दौरान ये आग लग गई। अन्यथा ना जाने कितने बोरे अब तक ट्रांसफर हो चुके होंगे, कितने बोरे अब तक ट्रांसफर हो चुके होंगे, किन किन क्या हो चुके होंगे। ये तो मैंने, ये ताजा है जो संदीप जी जिक्र कर रहे हैं। मैंने 15 साल पहले का बताया कि 15 लाख रुपया देना किसी और को था, देने किसी और के घर चला गया, और उन महाशय ने भी रख लिया। तो ऐसा नहीं कि वो कोई बड़े ईमानदार थे, तो दोनों हाई कोर्ट के जज, और आज ये फैसला आया कोर्ट का कि दोनों आदमी बरी, बिल्कुल बाइज्जत बरी, कोई दोषी नहीं है। तो ये इस देश में कैसा न्याय तंत्र विकसित किया है। अभी 70 साल की कोड़ है, इस कोड़ को कैसे साफ करेंगे मोदी, ये इनकी सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये इसको इनको युद्ध स्तर पर इससे निपटना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में हम पाकिस्तान की राह पे होंगे।
पाकिस्तान की जुडिशरी पे आज की तारीख में वही आरोप लग रहा है जिस राह पे हम चलते नजर आ रहे हैं। जी, आखिरी सर एक छोटी सी बात, ये तो होगी जनता से इनकी डीलिंग की बात। इन्होंने कभी सर इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं किया, बॉम्बे हाई कोर्ट को मुंबई हाई कोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि जो ये काला चोगा पहने ये भी तो किसी और ने पहनाया था सर, वो भी तो भारतीय नहीं थे, उसको भी नहीं कभी उतारा। नहीं, उसका कारण है, देखिए उसमें उसमें मैं मोदी सरकार को दोषी मानता हूं कि मोदी सरकार कभी ये एहसास ही नहीं करा रही कि हम जो है सरकार हैं, हमारा इस देश में कोई कानून है जो संविधान से द्वारा हम लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। ये मनमानी करते रहते हैं और सरकार उसको बिल्कुल सर झुका के स्वीकार कर लेती है, ये नहीं चल पाएगा, आपको सख्ती करनी पड़ेगी। अन्यथा जब सब कुछ बदल गया, प्रयागराज का स्टेशन, रेलवे स्टेशन बदल गया, प्रयागराज शहर का नाम बदल गया, तो ये प्रयागराज हाईकोर्ट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा लगाव है उन न्यायाधीशों का कि हम तो ये केवल ये दर्शक इसको समझे कि ये केवल ये ईगो फैक्टर है कि हम सरकार से बड़े हैं, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से बड़े हैं, हम देश की सरकार से बड़े हैं, हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग धीरे धीरे पाकिस्तान वाली राह पे हैं कि अगर यही रहा तो किसी दिन अगर सरकार ने पलट के कह दिया कि हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, तो फिर ठेंगा लेके देखोगे, तुम्हें दो आदमी तुम्हें अपने पीछे खड़े नजर नहीं आएंगे। ये और जब तक ऐसे सरकार उदाहरण बहुत हैं, यहाँ जब तक मायावती जी ने सरकार भी ऐसा कर रखा है सर, आपने क्या बताया है। था? मायावती जी ने इनको टेंगा दिखाया था। हाँ, मायावती ने तो बाकायदा दिखाया था। मायावती को दर्शकों, जो आप तो लखनऊ को रहते हैं, जब आप वीआईपी रोड से निकलते हैं, जो 3 किलोमीटर इधर और उधर 2 किलोमीटर जो पूरा अंबेडकर स्मारक बना है, उसी पर कांग्रेसी जाके स्टे ले आए थे कि ये मायावती न बनवा पाए, जबकि कोई फर्क नहीं था, जंगल पड़ा हुआ था, वहीं पे बन रहा था वो, जो वहां पर पुरानी जेल हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कांग्रेसियों ने स्टे ले लिया, कांग्रेसियों की सरकार थी और वो आ गया कि ये काम तत्काल रोक दिया जाए। और मैं बताता हूँ संदीप जी को कि मेरा तो घर ही वहां पे है, तो मेरा रोज निकलना होता था कि जब ये स्टे आया उसके बाद काम दुगनी गति से मायावती ने करवाया, एक दिन भी रुका नहीं। और ये भी बता दूं कि दिन में डबल हो गए मजदूर और रात में भी काम होने लगा, बत्ती लगा के रात में भी काम होता था। क्या कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी वो स्टे तो हटाया ही नहीं और आज की तारीख में वो बना हुआ खड़ा है अम्बेडकर स्मारक। तो वो मायावती ने एक झलक दिखाई थी, अगर वही झलक देश की सारी सरकारों ने करनी शुरू कर दी तो किस 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 गति के पहुंचेंगे। लेकिन इनके दिमाग में एक है, और ये मोदी सरकार की मैं सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूं। और इसके लिए मैं कमजोरी क्यों केवल मोदी सरकार का नाम क्यों ले रहा हूं कि याद करिए, इससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में मजाल थी इन जजों की, और एक नहीं कम से कम 1000 किस्से हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने वो करवाया जो वो चाहती थी और इन्होंने वो किया जो वो चाहती थी। कहीं कोई सुनने में नहीं आया। तो ये जो केंद्र सरकार वर्तमान में है, इनको अपना शक्ति दिखानी चाहिए। जनता ने आपको ताकत दी है, तो इसलिए नहीं दी कि इस तरह से न्याय के नाम पर अन्याय सहे हो। जी, ये बात सही है सर, ये हम लोग अन्याय ये प्रक्रिया चल रही है और आप सही कह रहे हैं कि अब इसके सफाई की बहुत सख्त आवश्यकता है। और जिस प्रकार के सुओ मोटो आपने बताए, कभी इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या वक्फ के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उस पर कमेटी नहीं बिठाई, उसको पास हो जाने दिया क्योंकि वो मुसलमानों के फेवर में था। आपकी बस बात बिल्कुल सही है कि भारतीयता बिल्कुल नहीं है। तो एक इतने सारे उदाहरण है सर, 40 मिनट में आपने मतलब अब इतनी बात हो गई है, तो यही इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि शायद हाँ। भारतीयता नहीं है। देखते हैं कब आती है। सतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ज्ञान, अपना अनुभव, सारी चीजें हमसे साझा की, अपना आप जो पढ़ते लिखते हैं। और बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कृपया अपनी कमेंट्स में जो है हमें राय जरूर जाहिर करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।